स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज बी हाइव का चैप्टर 2 है। ये पार्ट 1 हमने कर लिया है साउंड ऑफ म्यूज़िक का, और साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान आज हम करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान एक बहुत बड़े शहनाई वादक रहे हैं भारत के, और उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ऐसे एक महान व्यक्ति के बारे में आज हम इस पार्ट 2 में देखने वाले हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। ये है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था और जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ शहनाई को यानी कि म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाया था। तो ऐसे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में आज हम देखेंगे, और शहनाई के बारे में भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। यानी कि जो एम्परर औरंगजेब है, उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया था। पुंगी यानी एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अ विंड इंस्ट्रूमेंट विथ 2 रीड पाइप्स प्लेड बाय स्नेक चार्मर्स। जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जो मदारी होते हैं, ख़ास तौर पर सांप को, नाग को नचाने के लिए वो उसका यूज़ करते हैं। पुंगी का जो आपने शायद देखी हो, तो एक पाइप होती है जो एक तरफ से बहुत फूली हुई गोल आकार में होती है, और एक तरफ से 2 पाइप उसकी निकलती है, जिसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसके ऊपर उंगलियां रख के उसको बजाया जाता है। उसको हम कहेंगे पुंगी। तो औरंगजेब जो एम्परर था, यानी बादशाह औरंगजेब, उन्होंने बैन कर दिया था पुंगी को अपने राज्य में, उनके जो रॉयल रेसिडेंस है वहाँ पर, क्योंकि उनको उसका जो साउंड है वो श्रिल एंड अनप्लीजेंट। श्रिल अनप्लीजेंट का मतलब है बहुत ही तेज तीखा, और अनप्लीजेंट यानी कि जो आनंददायक नहीं है, ऐसा साउंड उसका था। इसीलिए पुंगी को उन्होंने बैन कर दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड नॉइज मेकर्स यानी कि जो रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यहाँ पर रीडेड का मीनिंग भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट एटसेट्रा। तो ऐसे जो नॉइज मेकर्स जिनमें से साउंड उत्पादन होता है, तो पुंगी जो है वो उसका जेनरिक नेम है। जेनरिक नेम मतलब अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज अ होल। यानी कि एक इस प्रकार की जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको पुंगी कहा जाता है, जिसको स्नेक चार्मर्स बजाते रहते हैं, और जिसका जो साउंड है वो काफ़ी श्रिल होता है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने मतलब कुछ ऐसे म्यूजिशियंस होंगे या कुछ ऐसे उसके सुनने वाले, चाहने वाले होंगे, उन्होंने सोचा था कि भाई ये जो पुंगी है वो कभी ना कभी तो रिवाइव यानी कि किसी नए अवतार में आएगी, या तो वो रिनोवेट होगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। यानी कि जो बार्बर था, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस फैमिली से था, और जिसको रॉयल पैलेस में जाने की अनुमति थी। एक्सेस टू रॉयल पैलेस यानी कि जो हु हैव राइट टू एंटर द पैलेस, यानी कि जिसको पैलेस में जाने की अनुमति थी, ऐसा एक व्यक्ति उसने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, यानी कि पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का उसने सोचा। टोनल क्वालिटी का यहाँ पर मतलब है रिलेटेड टू टोन, यानी कि पुंगी का जो टोन, पहले ही हमने 3rd लाइन में देख लिया कि श्रिल अनप्लीजेंट साउंड था उसका, तो वो साउंड को थोड़ा सुधारा जा सके। अगर पुंगी में थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो वो साउंड में भी जो साउंड पुंगी जो प्रोड्यूस करती है उसमें भी थोड़ा चेंज आ सके, तो शायद वो साउंड जो है वो प्लीजेंट बन सके, आनंददायक बन सके। ऐसा उसने सोचा था या नक्की किया, तय किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। मतलब उसने एक पाइप लिया, और वो पाइप ऐसा था कि जिसमें नेचुरल हॉलो स्टेम, यानी कि वो अंदर से
हॉलो था, पोला था और काफ़ी लॉन्ग भी था पुंगी के कंपैरिजन में, और उससे थोड़ा ब्रॉडर यानी कि थोड़ा चौड़ा भी था पुंगी के मुकाबले। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की जो बॉडी है उस पर उसने 7 होल्स बना लिए हैं। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स का मतलब है कि जब भी हम कोई भी, आपने देखा होगा फ्लूट बजाता है या पुंगी बजाता है या तो शहनाई बजाता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो हाथों की उंगलियां है उसको उन होल्स के ऊपर रख देते हैं और फिर अलग अलग स्वरों के हिसाब से उसको क्लोज एंड ओपन करके उसमें से अलग अलग राग या तो नोट्स वो निकालते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, और जब उसने ऐसा किया तो उस नए इंस्ट्रूमेंट में से एक सॉफ्ट एंड मेलोडियस यानी कि एक बहुत ही मधुर आवाज़ निकला। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, यानी कि रॉयल फैमिली के सामने उसने अपना जो इंस्ट्रूमेंट जो उसने नया बनाया है उस इंस्ट्रूमेंट को उसने बजाया और सब लोग उस इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी आकर्षित हुए, काफ़ी इम्प्रेस हो गए, उसका प्रभाव काफ़ी पड़ा। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और वो जो इंस्ट्रूमेंट उसने पुंगी के ऊपर से ही बनाया था लेकिन पुंगी से काफ़ी हद तक वो डिफरेंट था, अलग था, और इसीलिए उसको नया नेम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स and was played by a nai barber, the instrument was named the shehnai। मतलब ये जो नया इंस्ट्रूमेंट बना, अब उसको नाम तो देना है, तो पहले उसने शाह के कोर्ट में बजाया था, शाह के दरबार में बजाया था, शाह यानी जो बादशाह है उसके दरबार में बजाया था, इसलिए पहला वर्ड शाह ले लिया यहाँ पर। और नाई ने बजाया था ये, और बनाया भी नाई ने है, बार्बर ने बनाया है, तो उन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा करके उसका नाम दे दिया गया शहनाई। उन दोनों इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला वाला जो है ये पुंगी है, जो मदारी खास तौर पर आमतौर पर बजाया करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो इसको बजाते हैं। और ये है पुंगी, पुंगी में से बनाया हुआ एक नया इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है शहनाई, जो बार्बर ने बनाया था। तो ये शहनाई की जो आवाज़ है वो पुंगी से काफ़ी हद तक बहुत मीठी मधुरी थी, और इसीलिए रॉयल फैमिली को ये जो शहनाई है वो सुनना बहुत ही पसंद आ गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये शहनाई जो है वो बजने लगी, लोगों के कानों तक पहुंचने लगी, लोगों के हाथ में पहुंचने लगी, तो धीरे धीरे वो कैसी बनती गई, ऑस्पिशियस यानी कि उसको पवित्र माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और ये जो शहनाई है वो धीरे धीरे टेम्पल्स तक पहुंच गई और उसको पवित्र माना गया, इसलिए वो टेम्पल्स तक पहुंच गई, टेम्पल्स में बजाई जाने लगी, और फिर तो वो शादियों में बजने लगी। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग होगा तो उसमें अगर ये शहनाई नहीं होगी तो जो वो वेडिंग है, वो शादी है, वो मैरिज है, वो अधूरा माना जाता है। तो इसलिए उसे कहा गया एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट। इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट का यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कि जो इंडिस्पेंसेबल है, यानी कि जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसके बिना जो काम है वो नहीं हो सकता है, यानी कि वो एक कंपलसरी हो गया, फर्जियात हो गया, वेरी नीडेड, हाईली एक्सट्रीमली नीडेड हो गया वो। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। पास्ट में यानी भूतकाल में जो शहनाई थी वो नौबत के साथ, नौबत और उसके साथ दूसरे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, यहाँ पर ensemble जो है 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाए जाते हैं, तो उसमें से ये एक हुआ करती थी, या तो उन सब का ये पार्ट बन गई। नौबत का मतलब है कि जो मंदिर में बजता है नगाड़ा, जो मंदिर में होता है आरती के वक्त जो बजता है नौबत, तो उसे हम नौबत कहते हैं उस नगाड़े को, जो दो लकड़ी की जो स्टिक्स होती है, डंडियाँ होती है, उससे वो बजाया जाता है।
और यहाँ पर ensemble जो है उसका मीनिंग यहाँ पर आपको दिया गया है, थिंग्स हियर इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो रॉयल कोर्ट्स में जो फाउंड होते थे, देखे जाते थे, पाए जाते थे, उसका एक ये पार्ट बन गया। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और तब तक वो टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही उसका यूज़ होता था, उसको बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने ये शहनाई है उसको भारत देश में बहुत नाम दिया, पूरी दुनिया में बहुत नाम दिया, शहनाई को वो फ्रंट पर ले आए। ऐसे महान म्यूजिशियन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उसको क्लासिकल स्टेज पर भी लेकर के आए, यानी कि क्लासिकल रागों में भी उसको बजाया जाने लगा। तो ये जो पुंगी है उसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? रॉयल कोर्ट से शुरू हुई। बार्बर ने उसको बनाया, पुंगी को इनोवेट किया, उसको रिनोवेट किया, और उसके बाद फिर शहनाई बनने के बाद वो धीरे 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 वो टेम्पल में बजाई जाने लगी, फिर शादियों में बजाई जाने लगी, और अब उसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा क्लासिकल म्यूजिक में भी उसको बजाया जाने लगा। एज अ 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of दुमराव इन बिहार। बिहार के दुमराव में जो एंशियंट एक एस्टेट है, वहाँ पर 5 साल के बिस्मिल्लाह खान जो है वो गिल्ली डंडा खेलते थे। गिल्ली डंडा तो आप शायद जानते हो, गिल्ली डंडा जो है वो एक ऐसी गेम होती है जिसको एक लकड़ी और एक छोटी जो गिल्ली होती है उससे और डंडे से वो खेला जाता है। तो वो बच्चों का खेलने का साधन हुआ करता था भूतकाल में। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local Maharaja। यानी कि जब वो छोटे थे तो वो रेगुलरली बिहारी जी टेम्पल जाया करते थे, बिहारी जी के जो मंदिर है वहाँ पर जाया करते थे, और वहाँ पर भोजपुरी चैता, चैता जो है एक फोक सॉन्ग है, एक लोकगीत है जो भोजपुरी में मंदिरों में अक्सर गाया जाता रहा था। तो वो गाने के लिए वो जाते थे। जब वो गाना वगैरह ख़त्म हो जाता था तो उनको एक बहुत बड़ा लड्डू एक उपहार के रूप में 1.25 किलो का 1.25 किलोग्राम का एक बड़ा सा लड्डू कि जो उपहार के रूप में वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था, वो उनको मिलता था। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। और जब वो मंदिर में चैता गाने के लिए जाते थे, कि जो चैत्र मास में गाया जाने वाला एक लोकगीत, भगवान का भजन जो गाया जाता था, इसलिए उसका नाम चैता पड़ गया था। तो चैता जब वो गाने को जाते थे तो उस समय उनको उपहार के रूप में 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। लेकिन आज उनके जीवन की 80 साल की जर्नी के बाद, उनके जीवन की 80 साल की यात्रा के बाद, उन्होंने वो इतने बड़े पैमाने पर इतने महान म्यूजिशियन वो शहनाई बजाते बजाते बन गए कि उनको भारत रत्न अवार्ड आखिर में मिल गया। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार के एक अच्छे जाने माने जो म्यूज़िक के जो संगीत का फैमिली है, संगीतज्ञों की जो फैमिली है, उनसे वो ताल्लुक़ रखते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी भोजपुर के जो राजा है उनके दरबार में उनके जो ग्रैंडफादर है, उनके जो दादा है रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज हुआ करते थे। और हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उनके जो पिता थे पैगंबर बख्श और उनके जितने भी फोर फादर्स मतलब थे, पूर्वज थे, उनके फादर के कुछ पूर्वज, वो भी शहनाई प्लेयर्स थे, यानी कि वो उन्होंने अपना जो जीवन है वो शहनाई म्यूज़िक में ही गुजारा था, या तो उसको ही अपना जीवन बनाया था। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ।
अब ये जो छोटा सा बच्चा है वो बहुत ही अर्ली एज से, बहुत ही छोटी उम्र से ही उसने म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। यानी कि जब वो 3 साल के थे तब वो उनकी जो माता है वो उनके मामा के घर पे ले गई थी। बनारस में उनके मामा रहते थे और वहाँ पर उनके मामा जो है वो शहनाई बजाया करते थे और वो घंटों तक उनके मामा की जो प्रैक्टिस है उसको देखते रहते थे, आकर्षित होते रहते थे। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई। अब बनारस का जो विष्णु टेम्पल है वहाँ पर उनके जो मामा है अली बख्श वो एम्प्लॉयड है, यानी कि वहाँ पर वो रोज़ शहनाई बजाने का काम वहाँ पर करते हैं, उसके बदले उनको वेतन ज़रूर मिलता होगा। तो उनके साथ जाना बिस्मिल्लाह, यानी कि ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने उनके साथ जाना उस टेम्पल में शुरू किया, विष्णु टेम्पल में। Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। और घंटों तक अली बख्श जो है वो शहनाई बजाते रहते थे और बिस्मिल्लाह खान जो है वहाँ पर बैठे कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मतलब एक मंत्रमुग्ध होकर के, आकर्षित होकर के कई घंटों तक वहाँ पर वो बैठे रहते थे और उनको सुनते रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और फिर धीरे धीरे उन्होंने भी शहनाई सीखना शुरू किया और घंटों तक वो उसकी प्रैक्टिस करते रहते थे। For years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। यानी कि कई सालों तक वो बालाजी टेम्पल, मंगला मैया का जो टेम्पल है वहाँ पर, फिर गंगा नदी के किनारे बैठ करके, अप्रेंटिस का मतलब है बिगिनर, यानी कि जो प्रैक्टिस करते रहते हैं और बिगिनर है कुछ सीखने में, उनको हम यहाँ पर अप्रेंटिस कहेंगे। तो उनके ये फेवरेट हॉन्ट्स यानी कि प्लेसेस थे कि जहाँ पर ऑफन वो विजिट किया करते थे और वहाँ पर वो सॉलिट्यूड यानी कि अकेले बैठ करके कई घंटों तक वो सारा दिन प्रैक्टिस किया करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। यानी कि गंगा नदी के किनारे जब वो बैठ करके वहाँ पर बजाया करते थे तो गंगा मैया के जो जल है, फ्लोइंग वाटर्स यानी बहते हुए जो गंगा मैया का पानी है, जो जल है, उसमें से उनको प्रेरणा मिलती थी और वो नए नए राग इन्वेंट करते थे, नए नए रागों में वो शहनाई बजाते रहते थे और कुछ ऐसे राग भी उन्होंने बनाए थे, ऐसे राग भी वो बजाने लगे थे कि जो शहनाई की रेंज से भी ऊपर थे, यानी कि आज से पहले शायद शहनाई में किसी ने बजाए नहीं थे, ऐसे राग भी उन्होंने इन्वेंट किए थे। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह ने उनके जो अंकल थे उनके साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो जुड़े। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। और जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो जब उनकी प्रैक्टिस जब ख़त्म हुई, उनका बजाना जब ख़त्म हुआ तो उस्ताद फैयाज खान नाम के जो व्यक्ति है उन्होंने उनको पैट किया, उनके पीठ थपथपाई और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उन्होंने कहा कि बेटा तुम सख्त मेहनत करो और एक दिन तुम बहुत बड़े म्यूजिशियन बन पाओगे। विद द ओपनिंग of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ब्रांच शुरू हुई, ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ लखनऊ में 1938 में, तभी बिस्मिल्लाह खान का बिग ब्रेक, उनको ब्रेक मिला। ब्रेक मिलना मतलब यहाँ पर उनकी जो कैरियर है उसकी असली शुरुआत हुई। ही सुन बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और धीरे धीरे वो रेडियो पर जब वो अपनी शहनाई बजाते थे तो जो कार्यक्रम प्रसारित होता था, क्योंकि ये ऑल इंडिया रेडियो है तो पूरे भारत में उसका प्रसारण होता था, तो धीरे धीरे देश लेवल के, नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पर उनकी शहनाई वो रेडियो के माध्यम से सुनी जाने लगी। और व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, 1947 में 15 अगस्त को जब हमें आज़ादी मिली
बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले भारतीय बने जिन्होंने शहनाई से पूरे देश को अभिवादित किया हो। एक आनंद के उत्सव में उन्होंने शहनाई बजाई नेशन वाइड। ही poured his heart out into राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि लाल किले से उन्होंने राग काफ़ी बजाया, राग काफ़ी। तो यहाँ पर म्यूज़िक के अंदर कई सारे राग है अलग अलग, जैसे कि राग काफ़ी है, राग कल्याण है, राग दरबारी है, राग भैरवी है, राग भैरव है। उस प्रकार से अलग अलग राग होते हैं और उन अलग अलग रागों की एक अलग पहचान होती है। उन रागों की व्यक्ति के मन और शरीर दोनों के ऊपर अलग अलग इफ़ेक्ट होती है। बजाए जाने से या उनको गाने से उसकी एक इम्पैक्ट व्यक्ति के मन और शरीर पर पड़ती है और वातावरण में भी उसकी इफ़ेक्ट पड़ती है। तो उन्होंने अपने हार्ट से, दिल से वो इतना डूब गए कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने राग काफ़ी बजाया रेड फोर्ट से ऑडियंस के सामने। और उस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, who later gave his famous tryst with destiny speech। यानी कि उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। उस स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी का मतलब है अपॉइंटमेंट विथ डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्लाह खान ने कई सारे ऐसे यादगार परफॉर्मेंसेस, कार्यक्रम दिए, प्रोग्राम दिए, भारत में भी और विदेशों में भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other सोवेनियर्स। यानी कि उनकी जो पहली अब्रोड की जो ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान में थी और वहाँ का जो राजा था किंग ज़ाहिर शाह, वो इतना प्रभावित हुआ उनकी ये मास्टरी से कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स जो होते हैं वो बहुत ही अमूल्य होते हैं, बहुत ही प्राइसलेस होते हैं, और उनको उन्होंने उसको गिफ्ट किया एंड अदर सोवेनियर्स, और दूसरी ऐसी चीज़ें, ऐसी गिफ्ट उन्होंने दी कि जो मेमोरी, वहाँ की मेमोरी उनको दिलाती रहती। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किंग ऑफ अफगानिस्तान जो थे वही बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से आकर्षित हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो फिल्में बनाते हैं वो भी काफ़ी उनके इस म्यूज़िक से इम्प्रेस हुए। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। यानी कि जब उन्होंने सुना फेस्टिवल में जब बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई को बजाते थे तो वो इतने इम्प्रेस हो चुके कि उन्होंने अपनी जो फिल्म है उसका नाम भी दे दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, और वो फिल्म काफ़ी हिट रही। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया, उनका एक कंपोजिशन था शहनाई पर खास करके, और उस गाने का नाम है दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। यानी कि वो जो है वो पूरे भारत में एक रिकॉर्ड ब्रेकर बन गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइड वर्ल्ड। मतलब इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस मिलने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही फिल्मों में काम किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनदी अपन्ना। यानी कि 2 फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की एक कन्नड़ फिल्म थी, उसका नाम था सनदी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। मतलब वो कहते थे कि मैं, ही सेज विथ एम्फेसिस, मतलब वो भारपूर्वक ऐसा कहते थे कि मैं ये जो फिल्म इंडस्ट्री की जो आर्टिफिशियलिटी है या उसका जो ग्लैमर है उसके साथ मेरा जो मेल है वो नहीं खा सकता। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। और उनके जीवन में फिर तो कई सारे अवार्ड्स और कई सारी पहचान उनको मिली जो इंटरनेशनल लेवल पर वो इतने सारे थे कि मतलब काफ़ी पैमाने पर बहुत जल्दी जल्दी उनको एक इंटरनेशनल लेवल पर स्टेज मिलने लगा, अवार्ड्स मिलने लगे और एक बहुत बड़ी पहचान मिलने लगी।
मिलना शुरू हो गई और एक वो महान शहनाई वादक बन चुके। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो लिंकन सेंटर हॉल है, प्रेस्टिजियस है काफ़ी, और वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को इनवाइट किया गया प्रथम भारतीय परफॉर्मर के तौर पर वहाँ पर। तो ये एक उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने हिस्सा लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर जो था उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। मतलब वो इतने अंतर्राष्ट्रीय विख्याति उनको मिली, ख्याति मिली कि तेहरान में ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम से ही रखा गया। तहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस ऑडिटोरियम का नाम जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम के ऊपर से तेहरान में रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। और हमारे देश के जो मुख्य अवार्ड्स हैं, जो मुख्य सिविलियन अवार्ड्स है, वो उनको मिले। पद्मश्री, उसके बाद उनको पद्म भूषण मिला, उसके बाद उनको पद्म विभूषण भी उनको मिला। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award। 2001 की साल में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का हाईएस्ट नागरिक सम्मान मिला, जिसका नाम है द भारत रत्न। यानी कि भारत रत्न हम जानते ही हैं कि वो कितना बड़ा सम्मान है, कि जो सबसे ऊंचा भारत देश का अगर कोई नागरिक सम्मान है तो वो है भारत रत्न, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा सम्मान उनको भारत रत्न का दिया गया। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। मतलब इतने सारे अवार्ड्स जो है, इतना बड़ा सम्मान उनके चेस्ट पर जब लटक रहा है तो उनकी जो आंखों में जो चमक थी और एक रेयर हैप्पीनेस के साथ उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मतलब एक हम देख सकते हैं कि ये जो अवार्ड है भारत रत्न, वो उसको पाने के लिए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी सारे कुछ क्या नहीं करते हैं। तो ऐसा एक अवार्ड उनको मिला है, कॉवेटेड यानी कि मच डिज़ायर्ड अवार्ड। और ऐसा अवार्ड पाने के बाद उन्होंने हैप्पीनेस के साथ, अपनी आंखों में एक चमक के साथ हम सबको कहा, एक मैसेज दिया, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। ये भारत की एक बहुत ही उत्कृष्ट ट्रेडिशन यानी कि रीति है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूज़िक। और आज वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो भी भारतीय क्लासिकल म्यूज़िक को सीखने आने लगे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, on they remain for him the most wonderful towns of the world। मतलब पूरी दुनिया का ट्रैवल, पूरी दुनिया का प्रवास करने के बावजूद भी खान साहब यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सिर्फ और सिर्फ अगर उनको प्यार है, अगर उनको लगाव है तो वो बनारस से हैं, दुमराव से हैं। वही उनके जीवन में पूरी दुनिया में अगर कोई अद्भुत शहर है, कोई अद्भुत जगह है तो वो दो जगह है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक बार उनका एक स्टूडेंट जो शहनाई सीखता था, जो यूएसए में था, उसने कहा कि मैं जो यूएसए में शहनाई स्कूल है वहाँ पर आप एक स्कूल को यानी कि शहनाई स्कूल को हेड करें। और एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। और उनके स्टूडेंट ने उनको प्रॉमिस भी किया कि बनारस में ऐसे एटमॉस्फेयर को, मतलब यूएसए में वो ऐसे एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट कर देंगे, रेप्लिकेट कर देंगे कि ऑफ द बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। वहाँ पर वो टेम्पल्स भी रेप्लिकेट करेंगे, यानी टेम्पल्स जो होते हैं उनकी प्रतिकृति बनाना, उनकी डुप्लीकेटिंग करना। रेप्लिकेटिंग का मतलब है यहाँ पर डुप्लीकेटिंग, वो करके देंगे ताकि उनको ऐसा लगे कि वो बनारस में ही रह रहे हैं।
but Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. कोई बात नहीं, मैं आऊँगा, आप भले ही बनारस की एक डुप्लीकेट कॉपी टेम्पल्स की वहाँ पर बना लो, मेरे लिए बनारस जैसा वातावरण आप वहाँ खड़ा कर दो, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा वहाँ पर, लेकिन आप मेरे लिए गंगा मैया को क्या वहाँ ले जा सकते हैं? इतना बड़ा उन्होंने सवाल उनका जो शिष्य था उनके सामने खड़ा कर दिया. लेटर he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. मतलब कई बार वो कहा करते थे और ऐसा कहने के लिए उनको याद किया जाता है कि वो दुनिया में किसी भी जगह में हो, किसी भी कंट्री में हो, लेकिन जब वो हिंदुस्तान से बाहर होते हैं तो वो हिंदुस्तान के लिए यर्निंग यानी कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उनके मन में होती है कि मैं कब मेरे देश में, मेरे वतन में मैं वापस चला जाऊँ. वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा. जब वो मुंबई में होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बनारस के बारे में और पवित्र गंगा नदी के बारे में ही सोचते हैं. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव. और जब वो बनारस में होते हैं तो उनका जो एक यूनिक, एक एकत्व वाला मत्था ऑफ डुमराव है, उसको वो याद करते हैं, उसको वो मिस करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? बिस्मिल्लाह खान. ये शेखर गुप्ता ने उनको जब क्वेश्चन पूछा था, रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 का में से ये लिया गया है, जब उनका इंटरव्यू हुआ होगा तो उस समय उनको एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब पार्टीशन हो गए, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, मतलब आप नहीं सोचते थे कि आप और अपना फैमिली जो है वो पाकिस्तान चले जाए? बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, नेवर. आई वेंट टू पाकिस्तान वंस. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. मतलब वो उन्होंने जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया उस प्रश्न के उत्तर में कि भगवान ऐसा कभी ना करे, आप ऐसा चाहते हैं कि मैं बनारस छोड़ूं, ये तो कभी नहीं हो सकता, नेवर. लेकिन हाँ, एक बार मैं पाकिस्तान गया था, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, 1 घंटा मैं वहाँ पर रहा और मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और भारतीयों को सलाम अलैकुम कहा. और फिर वो काफ़ी हंसी यानी कि हास्य उनके मन में उमड़ा. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो एक उत्कृष्ट उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि भारत का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, और तो उस हेरिटेज में जो वो मुस्लिम होने के बावजूद भी वो काशी विश्वनाथ मंदिर में, कि जो हिंदुओं का मंदिर है, उस मंदिर में वो भगवान के भजन होते समय अपनी जो शहनाई है वो उतने ही भाव से, उतने ही प्यार से, उतने ही आदर से वो अपनी जो शहनाई है उसको काशी विश्वनाथ के मंदिर में एवरी मॉर्निंग वो बजाते हैं. तो ये एक बहुत ही उत्तम उदाहरण उनके जीवन का यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. बहुत लंबी बीमारी के बाद 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. यानी कि उनको राज्य अंतिम यात्रा का उनको सम्मान मिला और भारत सरकार ने एक दिन के लिए उनके मान में, उनके सम्मान में नेशनल मॉर्निंग यानी कि राष्ट्रीय शोक दिवस एक दिन के लिए उनके लिए मनाया था. तो ये था साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2. पार्ट 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान जो हमने देखा. मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी लेसन मैं अपलोड करता रहूँगा, वैसे वैसे आपको वो मिलते जाएंगे. अगर कोई भी क्वेरी हो
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब आपको दूँगा। थैंक यू।